नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, अगर आप भी यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर देने वाले हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक बहुत ही ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना बातचीत किए हुए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपका है कि हार्मोन क्या है। ठीक है, देखिएगा 2014, 17, 18, 19 और 20 में लगातार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है कि हार्मोन क्या है, हार्मोन्स किसे कहते हैं। तो अच्छे से समझ लीजिएगा। हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि से सीधे रुधिर में स्रावित होकर सारे शरीर में संचारित होते हैं। इतनी सी बात आपको याद रखनी है कि हार्मोन्स ऐसे रासायनिक संदेश वाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि से सीधे रुधिर में स्रावित होकर सारे शरीर में संचारित होते हैं और इनकी सूक्ष्म मात्रा ही इन्हीं विशिष्ट कोशिकाओं या विशिष्ट अंगों की कोशिका की कार्यकी को वातावरणीय दशाओं की आवश्यकता के अनुसार प्रभावित करती हैं। यही हार्मोन्स कहलाता है। हार्मोन्स के बाद दूसरा प्रश्न है आपका कि प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है प्रतिवर्ती क्रिया का। किसी उद्दीपन के फलस्वरूप शीघ्रतापूर्वक होने वाली स्वचालित और अनैच्छिक क्रिया को ही प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात है प्रतिवर्ती क्रिया के बारे में। इसके बाद समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो अगला क्वेश्चन जो आपका है कि एक आवृतबीजी यानी एंजियोस्पर्म पौधे के नर जननांगों का वर्णन कीजिए। देखिए 2019 में, 22 में और 23 में प्रश्न पूछा गया है। आंसर इसका समझते हैं कि आवृतबीजी पौधों में नर तथा मादा जननांग पुष्पों में स्थित होते हैं। पुष्प को रूपांतरित शाखा कहते हैं। इसमें निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। देखिए जो पुष्प के भाग है ना, ये बहुत ही बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। या तो पूरे पुष्प के सभी भाग पूछे जाते हैं या तो किसी एक पार्ट का वर्णन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके 4 भाग होते हैं, बाह्यदल, दल, पुमांग या जयांग और जयांग या फिर। ठीक है, तो सबसे पहला भाग इसका जो होता है वो होता है बाह्यदल। ये हरे रंग की पत्ती सादृश्य रचनाओं का एक चक्र है जो पुष्प के भीतरी चक्रों की रक्षा करता है। इसको बाह्यदल कहते हैं। ठीक है, दल क्या होता है, ये रंगीन होते हैं तथा पराग कण की क्रिया के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं, यानी कीट जो होते हैं ना इसी पर आकर के बैठते हैं। और तीसरा होता है पुमांग। ये क्या होता है, इसकी प्रत्येक इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फूल में भी स्त्री केसर और पुंकेसर होता है, यानी नर और मादा होता है। तो इसमें जो पुमांग भाग होता है ना, इसी को हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश है। उसके बाद जयांग क्या होता है, जयांग को ही हम मादा कहते हैं। इसकी प्रत्येक इकाई को अंडाशय या फिर कॉर्पेल कहते हैं। कॉर्पेल का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय होता है जिसमें बीजाणु या ओव्यूल होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पुष्प के बारे में हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद समझते हैं अगला प्रश्न आपका है कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। देखिए 2014 में और 20 में प्रश्न पूछा गया है। तो समझिएगा कि मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर इसलिए की जाती है क्योंकि यह एक प्रमुख हार्मोन है जिसका निर्माण अग्नाशय में होता है। ये हार्मोन में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में सहायता करता है। ठीक है, अगला आपका है कि नलिका विहीन ग्रंथियां किन्हें कहते हैं। थायराइड ग्रंथि का कार्य बताइए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं इनमें हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां या अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं क्योंकि इनमें वाहिकाएं नहीं होती हैं और ये अपना स्राव सीधे रुधिर में छोड़ती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है नलिका विहीन ग्रंथियों के बारे में या फिर थायराइड ग्रंथियों के कार्य के बारे में। इसके बाद जो क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है बोर्ड एग्जाम के लिए। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा इस प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका होने वाला है कि बीज रहित पौधों में जनन क्रिया किस विधि द्वारा होती है। उदाहरण देकर समझाइए। देखिए ये प्रश्न तो लगातार पूछा ही जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, बीज रहित जो भी पौधे हैं उनमें जनन की क्रिया किस प्रकार होती है। आंसर को समझिएगा अच्छे तरीके से।
पौधे के किसी भी कायिक भाग से नए पौधे का निर्माण कायिक जनन कहलाता है, जैसे गन्ना, गुलाब इत्यादि। बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन या फिर अलैंगिक जनन कह सकते हैं, विधि द्वारा होती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। जिन पौधों में बीज नहीं पाए जाते हैं, जैसे गन्ना हो गया, गुलाब हो गया, इनकी जो क्रिया होती है वो कायिक जनन द्वारा होती है। इसके अंतर्गत पौधे के किसी कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, ठीक है, कलिकाओं द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है। ठीक है, अब ये क्रियाएं कई तरीके से होती हैं, जैसे कि एक तो आपका हो गया कलम लगाना, कायिक लगाना जिसको कहते हैं। ठीक है, इस विधि में तने की कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट दिए जाते हैं, इन टुकड़ों को कलम लगाना कहते हैं। ठीक है, आप सब लोग जैसे गुलाब की डाली काट कर लगाते होंगे, गुड़हल की, है ना, इस तरीके से। अगला होता है दाब लगाना। दाब लगाना क्या है? कुछ पौधों में हम पौधे की किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं और कुछ समय बाद इससे जड़ें निकल आती हैं और इसके बाद नई पौधा बन जाता है, जैसे कि बेला, चमेली, कनेर आदि। ठीक है ना, तो ये हो जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आप समझिएगा। अगला प्रश्न जो होने वाला है वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी निषेचन किसे कहते हैं और द्विनिषेचन एवं द्विनिषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। ठीक है, निषेचन किसे कहते हैं और द्विनिषेचन एवं द्विनिषेचन के उपरांत जो पुष्प में परिवर्तन होता है उसको आपको बताना है। ये प्रश्न देखिए 2014 से लेकर के 23 तक लगातार पूछा गया है निषेचन की क्रिया, जिसमें निषेचन तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, निषेचन क्या होता है? नर तथा मादा केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है। ठीक, नर तथा मादा केंद्रकों का जो संलयन है वो निषेचन कहलाता है। वर्तिकाग्र से परागकण के समय एक तरल पदार्थ स्रावित होता है। इन तरल पदार्थों का अवशोषण करके परागकण फूल जाते हैं। ठीक है, निषेचन तथा त्रिक संलयन क्या है? पुष्पी पादपों में निषेचन के दौरान परागकण की पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर दो नर युग्मकों को मुक्त कर देता है। एक नर युग्मक अंडकोशिका से संलयित होकर युग्मराज बनाता है, जिससे भ्रूण का विकास होता है और इसे सत्य निषेचन कहते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। तथा दूसरा नर जो होता है वो युग्मक द्वितीय केंद्रक यानी 2n बनाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, निषेचन क्रिया के बारे में इतनी बात आपको अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद में होता है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है। देखिए बहुत बार ये प्रश्न भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, लैंगिक और अलैंगिक जनन की क्रिया क्या है। तो इधर हमने लिख दिया है अलैंगिक जनन, इधर लिख दिया है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन क्या होता है? एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है और लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का प्रयोग होना आवश्यक होता है। अलैंगिक जनन में और क्या होता है? युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन होते हैं। इसमें क्या होता है कि युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है और लैंगिक जनन में निषेचन होता है। ठीक है, तो इस तरह से 2 से 3 अंतर आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसके बाद समझिएगा अगला प्रश्न आपका क्या है? पाचन क्रिया। ठीक है, पाचन क्रिया क्या है? पाचन का अर्थ होता है कि जल में आघुलनशील भोज्य पदार्थों को आघुलनशील अवस्था में बदलकर उन्हें अवशोषण के योग्य बनाना, जिससे वे रुधिर में मिलकर अथवा अन्य किसी प्रकार से शरीर के विभिन्न भागों अर्थात ऊतकों तथा कोशिकाओं में पहुंच जाएं। ठीक है, यह पाचन की क्रिया कहलाती है। वाष्पोत्सर्जन, ये तो आप देख पा रहे हैं कि लगातार पूछा ही जा रहा है, यानी 100% पूछा ही जाएगा। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो याद रखिएगा कि वो क्रिया जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों जैसे पत्तियों, हरे प्रारोह आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। पौधे के लिए वाष्पोत्सर्जन का निम्नलिखित महत्व है। ठीक है, जैसे कि आप एक इधर महत्व देखेंगे कि अतिरिक्त जल का निस्तारण, यानी पौधे भूमि से लगातार अपने मूल रोमों द्वारा परासरण व अंतः शोषण के द्वारा जल का अवशोषण होता है। दूसरा है खनिज लवणों की प्राप्ति। वाष्पोत्सर्जन तथा जल के अवशोषण में एक
घनिष्ठ संबंध होता है पौधे द्वारा। जितना अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है उतना ही अधिक भूमि से जल का अवशोषण होता है। ठीक है, उसके बाद है जल का समान वितरण। तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पौधे में सभी भागों में पानी का जो वितरण है वो समान रूप से होता रहता है। तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार ये क्रिया पूछी गई है और 100% इस बार भी पूछी जरूर जाएगी, इसलिए इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद अगला आपका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण अंतर है धमनी और सिरा में अंतर। देखिए अंतर तो एक आना ही आना है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए जितने भी अंतर आपकी बुक में दिए गए हैं सारे के सारे अंतर अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, धमनी और सिरा में क्या अंतर है, देखिए इधर लिखा हमने धमनी, इधर लिखा सिरा। इसमें रुधिर हृदय से अंगों की ओर बहता है और इसमें इसका उल्टा होता है, इसमें अंगों से हृदय की ओर बहता है, बस इसका उल्टा कर देना है इसमें। इनकी दीवारें अत्यधिक मोटी और लचीली होती हैं, इनकी दीवारें पतली और कम लचीली होती हैं। इनकी गुहा सकरी होती है, इनकी गुहा चौड़ी होती है। ये खाली होने पर भी नहीं पिचकती और ये खाली होने पर पिचक जाती है। ये धमनी और सिरा का अंतर है, ये भी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसके बाद मनुष्य में पाए जाने वाले दांतों के प्रकार का वर्णन करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो मनुष्य में दांत होते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से दांतों की संख्या 2 होती है, अस्थाई और अस्थाई। ठीक है, वैसे तो दांत 4 प्रकार के होते हैं, चाचवाणक, प्राचवाणक, रदनक और कृंतक, लेकिन मुख्य रूप से दांतों की संख्या 2 बताई गई है, अस्थाई अस्थाई। देखिए 8 एक वयस्क व्यक्ति में निचले तथा ऊपरी जबड़े में कुल मिलाकर के 32 दांत होते हैं। ठीक, अस्थाई दांत क्या होते हैं, इन्हें दूध के दांत भी कहते हैं। ये बच्चे में लगभग 6 माह से निकलने प्रारंभ हो जाते हैं और 2 से 3 वर्ष तक कुल 20 निकलते हैं। ये 7 से 8 वर्ष की अवस्था तक ही रहते हैं, उसके बाद क्या होते हैं, टूटकर गिर जाते हैं। ठीक है, उसके बाद अस्थाई दांत आ जाता है बच्चे में। ये दूध के दांतों के गिरने पर निकलते हैं, यानी जब दूध के दांत टूटकर गिर जाते हैं उसके बाद ये निकलते हैं, तथा लगभग 20 वर्ष की आयु तक 28 दांत निकल आते हैं। अस्थाई दांतों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 32। इन जबड़ों में अस्थाई दांत निम्नांकित 4 प्रकार के होते हैं। ठीक, अभी हमने बताया था ना कि मुख्य रूप से 2 होते हैं और इनको जो बांटा गया है वो 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें चाचवाणक, प्राचवाणक, रदनक और कृंतक बताया गया है। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पाचक रस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिएगा कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, आप इसे बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक, तो देखिएगा पाचक रस के बारे में सबसे पहला होता है लार, यानी कि जब आपकी पाचन क्रिया शुरू होती है तो इसमें सबसे पहला काम होता है लार का। लार क्या करता है, लार भोजन को निकलने में सहायक होता है तथा कार्बोहाइड्रेट को पचाने में भी भाग लेती है। लार में उपस्थित टाइलिन नामक एंजाइम मंड को शर्करा में बदल देता है। ठीक है, यानी करता क्या है कि लार का काम होता है कि भोजन में मिल करके भोजन को चिपचिपा बनाना, जिससे भोजन आसानी के साथ हमारे गले से नीचे उतर सके। दूसरा काम होता है जठर रस का। जठर रस जठर ग्रंथियों से निकलता है तथा जठर रस में HCl यानी पेप्सिन तथा रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। ठीक, अगला आपका होता है ट्रिप्सिन। ये भोजन के प्रोटीन्स, पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। ये भोजन के प्रोटीन्स और पेप्टोन्स आदि पर क्रिया करता है। अगला है आपका लाइपेज। लाइपेज क्या होता है, ये भोजन की वसा पर क्रिया कर उसे वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल में बदल देता है। ये होता है लाइपेज का काम। ठीक है, तो पाचन की क्रिया में ये महत्वपूर्ण भाग अपना अहम रोल निभाते हैं। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका देखिए, ये तो भैया बहुत बार पूछा गया है, पोषण। पोषण क्या है, पोषण की आवश्यकता हमारे शरीर में क्यों होती है या फिर इसके प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कि पोषण क्या है। तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि सभी जीवों को जीवित रहने तथा शरीर में होने वाली विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को रोकने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हम किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज़ अपने जो लाइफ में करते हैं, अपने डेली के वर्क में करते हैं, उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा हमको कहाँ मिलेगी, जब हम अच्छा भोजन करेंगे तो उससे हमें पोषण से ही तो हमको ऊर्जा मिलेगी ना। इसको 2 भागों में बांटा गया है।
पहला कहा गया है स्वपोषण। ठीक, ऐसे सभी जीव जो स्वपोषी कहलाते हैं, जो अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं। ठीक है, वो स्वपोषी कहलाते हैं। मतलब जो भी जीव जंतु इस दुनिया में रहने वाले हैं, अगर वो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं तो वो स्वपोषी कहलाते हैं, और जो अपना भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि जू हो गया, खटमल हो गया, यानी ऐसे सभी जीव जो अपना भोजन अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं वो परपोषी कहलाते हैं, या दूसरों से प्राप्त करने वाले को परपोषी कहते हैं। इसके बाद पौधों में वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार से होता है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, देखिएगा 2014, 15, 16, 17, 18, 22 में प्रश्न पूछा गया है। यानी पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः 3 प्रकार से होता है। पहला है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन या फिर उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, मूल रोमों द्वारा अवशोषित जल तथा जाइलम द्वारा पत्तियों तक पहुंचता है। जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा जल स्फीत दाब के कारण पत्ती की पर्णमध्यक कोशिकाओं में पहुंचता है। पर्णरंध्र के खुलने और बंद होने की क्रियाविधि क्या है, पर्णरंध्र का निर्माण 2 विशेष आकार प्रकार की द्वारा कोशिकाओं के द्वारा होता है। इन्हीं कोशिकाओं की स्फीति के कारण आकार में परिवर्तन पर रंध्र का छोटा या बड़ा होना निर्भर करता है। जब ये कोशिकाएं स्फीत होती हैं तब रंध्र खुल जाता है, और जब स्लित होती है तो ये रंध्र बंद हो जाता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो ये आज की क्लास के कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो कि आपको 100% बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं, और यकीन कीजिए अगर इस प्रश्न को आप पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जानकारी आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।